नागौर में अब तक 2680 सैंपल्स कुल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 116 पॉजिटिव और बाकी 2052 जो हैं वो नेगेटिव सैंपल्स आए हैं। हमारे लिए एक पॉजिटिव बात ये है कि 9 जो हमारे पेशेंट्स हैं जो कि जयपुर में थे, वो इस प्रकार के पेशेंट्स हैं जिनकी की सेकंड रिपोर्ट भी अब तक नेगेटिव आ चुकी है। तो एक तरह से उनको डिस्चार्ज की, हालांकि 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना पड़ता है ताकि उन पर और बात रखी जा सके, लेकिन वैसे बीमारी की दृष्टि से वो मुक्त हो चुके हैं। इसके साथ साथ ही 5 पेशेंट्स जो हैं नागौर में ऐसे हैं जिनके सेकंड सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं। उनकी फर्दर हमने रिलीज करने से पहले जो एक्सरे उसको देखने की कार्रवाई भी आज कर ली है और वो सब कुछ नॉर्मल हुआ तो कल उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हॉस्पिटल से फ्री करते हुए कर देंगे। उसके अलावा भी 30 से ऊपर ऐसे हमारे सैंपल्स हैं पेशेंट्स के जिनकी की आफ्टर पॉजिटिव एक फर्स्ट नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। अब सेकंड रिपोर्ट हम उनकी भेजेंगे, अगर सेकंड भी नेगेटिव आई तो फिर वो भी कोरोना से मुक्त होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो भी पेशेंट्स हमारे नागौर में अभी भर्ती हैं वो उनकी प्रोग्रेस सबकी अच्छी है, अधिकांश एसिम्टोमेटिक हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि उनमें से अधिकांश रिकवर होकर के और जैसे जैसे समय उनका एज पर मेडिकल नॉर्म्स नज़दीक आएगा वो लोग फ्री होके और अपने सैंपल्स उनके फ्यूचर में नेगेटिव आके अपने घर जा सकेंगे। नागौर में जैसा आपको पता है ओपीडी वैन्स की सुविधा प्रारंभ कर दी गई थी और 21 ओपीडी वैन्स कुल प्रारंभ हो चुकी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सुविधाएं दे रही हैं निरंतर। इसके साथ साथ ही पुराने हॉस्पिटल में जो सुविधा प्रारंभ की गई थी वो यथावत जारी है और उसको इम्प्रूव करने के हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। एक इमरजेंसी केसेस की एक दिक्कत आई थी क्योंकि एज पर गाइडलाइंस ओपीडी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर क्योंकि बाकी सुविधाएं बंद करनी पड़ती हैं तो इसलिए हमने जेएलएम से वो एक बार बंद करने की स्थिति कर ली थी, लेकिन नागौर जिले में कोई और प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं होने के कारण से हमें उस पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है और इमरजेंसी जो है अब उसको थोड़ा सा हमने सेपरेशन और बेहतर तरीके से जेएलएम में करते हुए ताकि जो कोविड से रिलेटेड केसेस का मरीज हैं उनका और इमरजेंसी से संबंधित उनका थोड़ा और प्रॉपरली सेपरेशन कर दें, दूरी को और आने जाने की चीज़ों को प्रॉपरली बंद करते हुए ताकि इमरजेंसी केस को जेल में डील किया जा सके। क्योंकि और कोई नागौर में दुर्भाग्यवश ऐसा कोई हॉस्पिटल प्राइवेट में भी नहीं है और भी नहीं है जो कि ओपीडी जो इमरजेंसी को डील कर सके, इसलिए वो सुविधा को भी वापस जेएलएम में हम लोग बहाल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए राज्य सरकारों के बीच में जो आपसी समझौते हुए हैं भारत सरकार की सहमति से, उसके तहत में कुछ राज्य हैं जिन्होंने कि केवल और केवल वो मजदूर जो कि हमारे शेल्टर होम्स में थे, बाकी को तो अभी लेने पे कोई राज्य सहमत नहीं है, लेकिन जो एक्सक्लूसिवली हमारे शेल्टर होम्स के अंदर थे यानी किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में हमने ठहरा रखे थे बीच बीच में जिनका हम मेडिकल चेकअप कर रहे थे और फाइनली जिनका कि मेडिकल सर्टिफिकेट देते हुए क्योंकि वो 14 दिन से अधिक हमारे पास थे, किसी में कोई सिम्टम नहीं थे, रवाना करने की स्थिति थी में उनको कुछ स्टेट्स ने लेने के लिए सहमति की थी। उसके तहत 1569 जो मजदूर हैं मध्य प्रदेश के उनको हमने कल विभिन्न जो चेक पोस्ट 6 मध्य प्रदेश से लगती हुई थी उनके माध्यम से कल रात्रि को लगभग 2:30 से 3 बजे के मध्य में यहाँ से 35 बसों में रवाना करके भेज दिया था और एक बस में गुजरात के जो मजदूर थे 45 उनको हमने रवाना करके और गुजरात के लिए भेज दिया था। अन्य राज्यों से अभी वार्ता आपस में चल रही है और जैसे जैसे सहमति आपस की बनेगी और जिस प्रकार की बनेगी उस प्रकार से हम जो शेल्टर होम्स में, मैं एक दिन बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई भी मजदूर जो ये मोस्टली वो मजदूर हैं जो खेती के कामों के कारण से राजस्थान में आए थे और फिर वो काम समाप्त होने के बाद में और अपने स्थानों को छोड़ करके और चल पड़े और कहीं ना कहीं शेल्टर होम्स में थे, केवल उनके नाम बहुत पहले से लिस्टेड होकर के संबंधित स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजे हुए थे, उनके लिए ही केवल स्टेट और सेंटर ने दिए। बाकी कोई मजदूर जो कहीं भी अगर फैक्ट्रीज में किसी और में या किसी उनका कोई आवाजाही अब जो है ना अनुमत है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, इसलिए हम किसी और को भेजने की स्थितियों में अभी नहीं है जब तक लॉकडाउन का पीरियड
चल रहा है। 1 मई से सरसों और चने की जो खरीद का काम भी नागौर जिले में 16 केंद्रों के ऊपर प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए पूर्ण तैयारियां की जा चुकी हैं और सभी सुविधाएं जो भी आवश्यक हैं वो खरीद केंद्रों के ऊपर बनाई गई हैं। इसके साथ साथ ही सरसों और चने की खरीद के लिए कुछ एक्स्ट्रा 2 केंद्र भी मेड़ता में बनाए गए हैं ताकि लोगों को और अधिक सुविधाएं मिल सकें और ये कार्य 1 मई से प्रॉपरली प्रारंभ हो जाएगा। खरीफ की फसल के लिए 5230 किसानों को अब तक 16 करोड़ के आसपास का ऋण भी वितरित किया जा चुका है और इस संबंध में और अधिक कार्रवाई शीघ्र फार्मर्स को ऋण वितरण की हो, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। बासनी विशेष तौर पर जो हमारा हॉटस्पॉट है उसमें किस प्रकार से हम चीज़ों को और अधिक नियंत्रित करें, उसके लिए एक मेडिकल डिपार्टमेंट ने पूरे चर्चा के बाद में एक विस्तृत पॉलिसी बनाई है और उसके तहत हम उसका पूरा एक एक घर का और एक एक उसका रीसर्वे जिसको कहें, थर्ड सर्वे जिसको कहा जा सकता है, वो प्रारंभ कर दिया गया है। और उसके तहत में जो व्यक्ति, चूंकि हमने जो सबसे पहले सैंपल लेने का काम बाशनी में किया था वो ILI पेशेंट से प्रारंभ किया था। ILI पेशेंट में पॉजिटिव आया तो फिर हमने उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जो व्यक्ति थे उनके सैंपल्स लिए, जो भी उसके कॉन्टैक्ट से रिलेटेड आ जाते थे। उसके बाद में कुछ हमने रैंडम सैंपल्स भी लिए और रैंडम सैंपल्स भी विशेष तौर पर उस एरिया पे जहाँ की हमें इस बात का अंदेशा था कि भाई यहाँ फैला हुआ है और अधिक लोग आ सकते हैं। उन रैंडम सैंपल्स में भी जो व्यक्ति कोई पॉजिटिव आए तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के परिवार के सब लोगों के हमने सैंपल्स ले लिए। तो ये कार्रवाई मोटे तौर पर एक बार जो है बासनी में संपन्न करने के बाद अब ये आई कि अब किस प्रकार से हम लोगों को चिन्हित करें सैंपल देने के लिए, क्योंकि कोई ILI का पेशेंट सामने आ नहीं रहा और अब नेचुरली सैंपल देने के लिए लोग स्वतः भी कोई, क्योंकि सबको ये लग रहा है क्योंकि सिम्टम किसी में है नहीं इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, सैंपल क्यों दूँ। तो इस प्रकार से आ नहीं रहे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सर्वे करते हुए और एक पॉलिसी ये निर्धारित की है कि जो व्यक्ति ओल्ड एज के हैं या प्रेग्नेंट वीमेंस हैं जिनको खतरा अधिक होने की संभावना होती है या किसी भी रूप में कोई ILI का पेशेंट्स है, तो उनका स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हमारी मेडिकल टीम को देते हुए, जिनके बारे में आपको और विस्तार से CMHO साहब बता देंगे, और वो सर्वे का काम शुरू किया है। उसमें जो छटनी होकर व्यक्ति सामने आएंगे उनके हम सैंपल्स लेते हुए और इस एरिया को कैसे कोरोना से पूरी तरह मुक्त किया जाए इसके लिए प्रयत्नशील हैं। कर्फ्यू का कठोरता के साथ लागू है और वो आगे भी लागू रहेगा जब तक कि पूर्णतया हम निश्चिंत नहीं हो जाते कि अब कोई कोरोना का पेशेंट उस क्षेत्र के अंदर नहीं है। बाकी जो सुविधाएं हैं रमजान के माह को देखते हुए या अन्य तीज त्योहारों को देखते हुए उस क्षेत्र में जो भी संभव सुविधाएं थी, देखिए पूर्ण रूप से हम ये कहें कि साहब हमने सामान्य स्थिति बहाल कर दी है वो तो संभव नहीं है, क्योंकि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में वो कभी भी किया जाना संभव नहीं होता। लेकिन मोटे तौर पर जो उनकी संतुष्टि है उसके अनुरूप कार्रवाई की जा चुकी है। अब कोई प्रारंभ में कुछ शिकायतें सप्लाई रिलेटेड रही थी जो अब बिल्कुल शून्य हो चुकी हैं। अब कोई शिकायत हमारे पास सप्लाई रिलेटेड या और चीज़ों से संबंधित प्राप्त नहीं हो रही हैं। और कोई आप पूछना चाहें? सर, बासनी से कई ऐसे वीडियो हैं जिनमें ये लग रहा है कि वो लोग कर्फ्यू की पालना नहीं कर रहे हैं, तो ये रमजान के कारण उनको छूट दी गई है या वो खुद स्वतः घर से बाहर निकला है? देखिए, कर्फ्यू की पालना बासनी में कोई नहीं कर रहा हो ऐसा बिल्कुल 1% केस में भी नहीं है। ये सही है कि बासनी में, क्योंकि आपको बासनी में चाहे रमजान का महीना हो या सामान्य स्थिति हो तो भी आपको सप्लाई चेन तो मेंटेन अल्टीमेटली करनी पड़ेगी। असेंशियल सर्विसेज तो आपको पहुंचानी पड़ेगी और असेंशियल सर्विसेज के लिए 2 ही तरीके होते हैं पहुंचाने के, कि या तो आप 100% राजकीय सिस्टम करो, यानी आप अपने आदमी लगाओ जो सब घर घर जाके सप्लाई के सिस्टम को मेंटेन करें, या उनमें से कुछ लोगों को पासिस दे करके अलाउड करो। कोई सी भी स्थिति में आपको आदमी तो लगाने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी हल्की फुल्की छूट तो रहेगी। आप अपने आदमी लगाओगे तो भी आपको उतने ही लगाने पड़ेंगे, उनको पासिस भी दोगे तो भी। उल्टा उनको पासिस देने में सुविधा इस बात की है क्योंकि उनको घरों का पता है, आदमी की एक दूसरे से कनेक्टेड है, मोबाइल नंबर पे उनके ग्रुप्स बने हुए हैं,
तो किसकी क्या आवश्यकता है वो जल्दी से पहचान के और उसको दे सकता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई उल्लंघन का आ रहा हो, बल्कि बहुत कठोरता से कर्फ्यू का जारी है कार्य, और इसके बारे में और आपको एसपी साहब डिटेल से बता देंगे कि किस प्रकार से पालना कराई जा रही है। बैंक के आगे काफ़ी लंबी लाइनें हैं। देखिए ये बैंक देखिए कुछ समय तो हमने बंद रखे हैं वहाँ के, उसके बाद में क्योंकि लोगों की एक आवश्यकता रहती है, अब कोई चीज़ खरीदेगा तो भी उसके पास पैसे होंगे तो ही खरीद सकता है, इसलिए हमने जो बैंक थे उनको अलाउ किया। तो एक दिन ये ऐसी स्थिति आई थी कि कुछ आगे, लेकिन उसके बाद सिस्टमेटिक हो गया है अब वहाँ काम, और अधिकांशतया जो बैंक जो है होम डिलीवरी का, या जिस प्रकार हम कहें कि उनके जो DCI उनके माध्यम से पैसे देने का काम है वो लगभग प्रारंभ हो गया। उसके अलावा एक ATM जो है, मोबाइल ATM जो हमने पहले यहाँ हमारे ज़िले में मंगवाया था, और उसके बाद में वो और दूसरे ज़िलों में अधिक इसकी नीड हो जाने के कारण से उनको भेजना पड़ा, वो भी वापस हमने अब मंगवा लिया है और वो शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अभी अधिक दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मुंडवा में जो अंबुजा सीमेंट्स है उनके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लॉकडाउन से पहले लगभग 2500 के आसपास मजदूर हैं जो कि उसमें काम कर रहे थे, कुछ पुराना कर रहे थे, कुछ लॉकडाउन से जस्ट पहले आए थे। अब लॉकडाउन में चूंकि जैसे निर्देश थे भारत सरकार के, वो कार्य बंद हो गया, काम बंद हो गया, तो नेचुरली मजदूर बिल्कुल खाली होके और बैठ गया। तो उन्होंने शुरू प्रारंभ से ही केवल एक ही इच्छा जाहिर कर रखी है, रट लगा रखी है कि भी हमें भेजो। अब चूंकि लॉकडाउन के जो नियम हैं और भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो भी आपस में तय हुआ है उसके तहत हम उनको भेज सकते नहीं हैं, क्योंकि नेचुरली जब तक कि कोई दूसरी राज्य सरकार लेने को तैयार नहीं होगी और भारत सरकार की उस पर सहमति नहीं होगी। देखिए लॉकडाउन भारत सरकार द्वारा लागू पूरे हिंदुस्तान में किया गया है, आप उनके जो नियम हैं राज्य सरकार उसमें से और कठोरता तो कर सकती है, उससे रिलैक्सेशन नहीं कर सकती है, ये बहुत स्पष्ट है। तो भारत सरकार ने चूंकि इस आवाजाही को प्रतिबंधित किया हुआ है तो आप उनको भेज नहीं सकते। अब जिस स्तर तक भारत सरकार छूट प्रदान करती है, उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स के मामले में, या जो ऐसा लेबर है जो कि निकल करके और कैंप्स में था और जिसको कि 14 दिन से अधिक पूर्ति वहाँ हो चुके हैं, इस तरह के, और वो भी फिर स्टेट्स के मध्य भारत सरकार ने तो भी प्रदान कर दे, लेकिन जब तक संबंधित स्टेट गवर्नमेंट्स एग्री नहीं हो तब तक आप नहीं भेज सकते। मुंडवा में जो लेबर है वो अधिकांशतया वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की है, और इनमें से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इनको, या कि इन्हीं की बात नहीं है, हमारे राज्य में इन राज्यों से संबंधित अन्य कहीं भी अगर कोई मजदूर हैं तो उनको भी लेने के लिए कोई अभी तक अपनी सहमति प्रदान नहीं की है। तो जब तक वो सहमति प्रदान नहीं करें संबंधित स्टेट गवर्नमेंट्स, तब तक राजस्थान सरकार भेज नहीं सकती है, और भारत सरकार भी तब तक सहमति के लिए कोई विचार नहीं करेगी जब तक कि संबंधित स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं हो। तो अब ये उनकी दिक्कत ये है कि क्योंकि खाली है, हालांकि 20 तारीख से हम अंबुजा सीमेंट्स में काम करने की अनुमति प्रदान कर चुके हैं, जो लॉकडाउन का मॉडिफाइड स्वरूप है उसके तहत में मुंडवा सीमेंट वाले अब कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है व्यक्तिगत रूप से कि कहीं ना कहीं इसमें काम प्रारंभ करने में उनके मैनेजमेंट की भी एक मैं इसको ढिलाई कहूँगा, लापरवाही कहूँ तो नहीं, ढिलाई रही कि उनको पहले से ही इन चीज़ों का प्रिपरेशन करते हुए, और जैसे ही 20 तारीख को हमने उनको परमिशन दी वैसे ही उनको अपने काम प्रारंभ कर देते तो शायद मजदूर लोग काम वाम में लग जाते और वो ये चीज़ जाने वाली में एटलीस्ट मेजोरिटी उनकी शायद भूल जाती है, कुछ लोग ही जाने की जिद में रहते, लेकिन वो थोड़ा सा उनकी मैनेजरियल स्किल्स की मुझे ऐसा लगता है कमी रही। बाकी चूंकि एसपी साहब मौके पे जाके आए तो आपको ज़्यादा बता पाएंगे। मजदूरों का आरोप ये भी है कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही, खाद्य सामग्री नहीं दी जा रही, ऐसे भी आरोप लगे हैं। देखिए वो हमने एक समिति का गठन कर दिया है, चूंकि पहले इससे पहले एक बार लगभग 15-20 दिन महीने भर पहले लगभग ऐसी स्थिति आई थी, उस वक्त हमने जाँच करवा के फिर उसके 10 दिन बाद में वापस हमने हमारी एक टीम को भेजा था, तो तब उनकी ये कोई शिकायत नहीं थी किसी भी प्रकार की। अब चूंकि बीच में 15-20 दिन का गैप हो गया, अब उन्होंने ये बात आज उनकी शिकायत की आई है, तो हमारे द्वारा एक कमेटी का गठन किया जा चुका है कार्यस ऑफिसर की निगरानी के अंदर, जिसमें हमारे पुलिस के, लेबर डिपार्टमेंट के सब वो हैं, और कोई लापरवाही अगर किसी भी प्रकार की कंपनी की पाई गई तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, और उनकी कोई छोटी मोटी इस प्रकार की शिकायतें हैं
तो उनको निश्चित रूप से कल तक दूर करवा दिया जाएगा। इसके लिए हमारी कमेटी जो है निरंतर कल जाकर के और सारी उनको डिस्ट्रक्शंस आज दे आई है और कल वापस इंस्पेक्शन करेगी और कोई अगर शिकायत है तो उनको दूर कर दिया जाएगा। देखिए, अंबुजा में लगभग 2500 लेबर है कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तो जितनी आवश्यकता होगी उतनी लेबर है। अब उनमें से काम करने के लिए समस्त हमारी तरफ से तो परमिसिबल, राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने जो नॉर्म्स जारी किए हैं और उसके अनुरूप जो राज्य सरकार ने नॉर्म्स जारी किए हैं उसके तहत जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में तो 100% हो सकता है, उस पर तो कोई अब रोक नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। शहरी क्षेत्र में अगर कोई एक स्थान के ऊपर लेबर है, यानी आपको बाहर से नहीं लानी पड़ रही है और एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, जैसा कि अंबुजा के केस में कि सारी लेबर उनके उसी क्षेत्र के अंदर स्थित है, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क कर चुके हैं और उसको इसके लिए परमिट भी किया जा चुका है कि आप काम शुरू कर लें अपना। अब ये मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो उस काम को तत्काल शुरू कर ले। अगर उस, मेरा मानना है कि 20 तारीख को हमने उनको अनुमति कर दिया था और आज 29 तारीख होगी, शुरू करने में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो भी उनका मैनेजरियल कमियां रही या उनके इंटरनल जो भी डिफिकल्टीज रही वो बेहतर जाने, लेकिन अगर शुरू कर देते तो शायद उनमें से आधी से ज़्यादा लेबर काम में लग जाती और इतनी दिक्कत नहीं आती। अब हमारी कठिनाई ये है कि हम उनको भेज नहीं सकते हैं जब तक कि भारत सरकार परमिट नहीं करे, उनकी संबंधित राज्य सरकार लेने को तैयार नहीं हो। और उससे भी बढ़कर अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रकार के हवाई जहाज के ऊपर रोक लगाई हुई है, तो उस स्थिति में अब जा तो सकते नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि जब तक ये छूट नहीं उनको मिले तब तक वो वही उचित वातावरण में रहें, नंबर एक बात तो। और दूसरी बात, अगर काम कंपनी प्रारंभ करती है और उनमें से जो लोग काम करना चाहते हैं वो काम करें। बासनी में करीब हमने 866 सैंपल लिए हैं और हमारे जो 105 पॉजिटिव आए हैं। तो बासनी में थोड़ी हमने स्ट्रेटेजी भी चेंज की है। बासनी में हमने ये चूँकि हमारा रेड जोन है, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें खूब लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसलिए हमने आज हमने पल्स ऑक्सीमीटर वहाँ करीब 6 टीमें बना दी हैं जिनको हमने पल्स ऑक्सीमीटर दिए हैं। पल्स ऑक्सीमीटर वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उंगली के ऊपर अपन पहनते हैं, पहनने के बाद उसमें अपन ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जिसका 90 से 100 के बीच में होता है, यानी वो सेफ है। अगर 90 से नीचे आता है तो वो इमरजेंसी मानते हैं हम, कोई बड़ी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। अगर ऐसा कुछ भी है तो हम उसको तुरंत उसकी जांच करेंगे आगे। और दूसरा, हमने सूफिया हॉस्पिटल भी वहाँ खुलवा दिया है, वहाँ पे भी एक फिजिशियन की सेवाएं चालू कर दी और वहाँ जनता से सहयोग लेते हुए, वहाँ पे पूर्व MLA साहब सहयोग लेते हुए हमने कोशिश की कि अब हम उन लोगों का हमने नामांकन कर लिया जो कि रिस्क में है। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, करीब 852 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं रजिस्टर्ड हमारे पास, और ओल्ड एज के 60% जो 60+ जो लोग बाग हैं जिनको रिस्क है, अब हम उनको टास्क बनाया, उनको हम जाके सैंपल लें ताकि वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं है। हमारा जो मेन टारगेट ये है। और कैंसर पेशेंट करीब 12 हैं वहाँ पे, और चिल्ड्रंस हैं, और हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के जो एक्सेस मरीज जैसे 582, अब हम उनसे मिलेंगे, उनको देखेंगे, उनका ये पल्स ऑक्सीमीटर से देखेंगे। हर कोई गंभीर मिलता है तो मेरा तो ये टारगेट है कि तुरंत उसकी स्क्रीनिंग करी जाए, ताकि अगर उसके निमोनिया टाइप का कुछ भी चीज़ मिले तो हम उसको एडमिट कर देंगे, ताकि कोई कैजुअलिटी वहाँ नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हमने चालू कर दिया। जो अभी सर जेल में एडमिट है उनकी क्या स्थिति है? जेल में सर 100 जो एडमिट हैं उसमें से 99 कोई सिम्टम नहीं है ना। अब उनके आज 6 जने तो ये बता रहे, 5 जने बिल्कुल ही दोनों नेगेटिव आ गए हैं, और 25-23 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके एक नेगेटिव आ चुकी रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उनको भी फ्री कर देंगे, वो भी फ्री हो जाएंगे। तो 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, यानी वो सिम्टम के बिना वहाँ हैं। 100 में से 90 से ज़्यादा लोग, 100 में से 90 लोग हैं जो सिम्टम नहीं है उनको, मतलब वो उनको किसी तरह का लक्षण नहीं है। हाँ, बस वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रख रखते हैं। बाकी जिले की क्या स्थिति है सर अगर देखें तो? बाकी जिले में इसके अलावा सर एक दो छुटपुट केस हैं, और बाकी कहीं भी ऐसे जो हमने बाहर से क्वारंटीन से आए थे, मैं रखे थे, उसमें एक आदमी पॉजिटिव निकला, ये किसी को स्टाफ ड्यूटी कर रहा था।